हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एलके सर स्टडी हब में, जहां आप अंग्रेजी व्याकरण की शुरुआत किए हुए बहुत दिन हो गए हैं। और पढ़ते पढ़ते हम लोग अंग्रेजी व्याकरण में वर्ब चूँकि एक समझ लो जिस तरीके से फिल्म में हीरो होते हैं, इसी तरीके से पूरे इंग्लिश में जितनी भी आप ग्रामर पढ़ोगे वहाँ वर्ब हीरो होता है। तो वर्ब थोड़ा सा लंबा चौड़ा है और लंबा चल रहा है। बहुत दिनों से हम लोग वर्ब को पढ़ रहे हैं और वर्ब का डिफिनेशन हो चुका था, वर्ब की काइंड हो चुकी थी और वर्ब 3 प्रकार के जिसमें आपको बताए गए थे और 3 प्रकारों में से आपने 2 प्रकार के वर्ब को समाप्त कर लिया। अब जो वर्ब का तीसरा और अंतिम पार्ट है वो अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो देखो यहाँ लिखा हुआ भी है इंग्लिश ग्रामर नॉन फाइनाइट वर्ब। अब नॉन फाइनाइट वर्ब का मतलब ही होता है अप्रभावित क्रियाएं, अर्थात ऐसी क्रिया जिस पर प्रभाव नहीं पड़ता किसी का। जैसे लिखा हुआ है नॉन फाइनाइट वर्ब उन क्रियाओं को कहते हैं जो वाक्य के सब्जेक्ट तथा नंबर से प्रभावित नहीं होती तथा जिनसे टेंस का भी ज्ञान नहीं होता है। एग्जाम्पल, आई सा हिम क्रॉसिंग द रोड। तो यहाँ वर्ब क्या है? क्रॉसिंग। तो क्रॉसिंग आप देख लो, क्या ये अपने सब्जेक्ट से प्रभावित है? तो पता चलेगा नहीं। क्या ये अपने नंबर से प्रभावित है? तब भी पता चलेगा नहीं। क्या इससे टेंस का ज्ञान होता है? तब भी पता चलेगा कि नहीं। मतलब ये है कि जो आप प्रभावित क्रियाएं होती हैं, जैसे मान लो हम लोग प्रभावित क्रिया में क्या करते हैं, नंबर और जेंडर सब्जेक्ट पे ध्यान देते हैं कि सब्जेक्ट ही है या सी है, मतलब फेमिनिन है या मैस्कुलिन है, तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब चेंज हो जाता है ना। या उसमें जो यस या यस लगने वाली चांसेज हो जाती है वो चेंज हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा वर्ब जो एकदम बिंदास रहता हो, जिसे किसी की टेंशन ना हो, है ना, मतलब जो किसी से प्रभावित ना हो करके जिससे लोग प्रभावित होते हैं, वो नॉन फाइनाइट वर्ब है। जैसे यहाँ देख लो क्रॉसिंग है, तो अगर ये टेंस का ज्ञान कराता ना तो इसमें सहायक क्रिया इजारा में से कुछ होती, लेकिन यहाँ इजारा में से कुछ है नहीं, इसका मतलब ये टेंस का ज्ञान नहीं करा रहा है। इसी प्रकार मान लो कि नंबर की बात आती है, सिंगुलर है कि प्लूरल है। अगर सिंगुलर है तो ढेर सारा कर देते हैं, प्लूरल है तो ढेर सारा कर देते हैं, है ना। तो ऐसा भी बहुत सारा मिलेगा जहां आपको पता चलता है कि सिंगुलर और प्लूरल होने से वर्ब में थोड़ा सा अंतर आ जाता है। जैसे जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ोगे तो वहां बताया जाता है कि ही सी इट और एक वचन कर्ता के साथ वर्ब में यस या यस लगाते हैं। अगर प्लूरल वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब में यस या यस नहीं लगाते, है ना। तो क्या है कि मतलब ये ऐसा नहीं कि अब यहाँ अगर मान लो आई है तो हमने क्रॉसिंग लिखा है, और अगर मान लो यहाँ ही हो जाता तो हम कुछ और लिखते रहे, तब भी हम ही क्रॉसिंग ही लिखते। ठीक, मतलब ऐसी क्रिया जिस पर किसी भी प्रकार से कर्ता, वर्ब, उसके नंबर, है ना, टेंस कोई इफेक्ट नहीं डाल पाती, वो क्या होती है? नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। ठीक, तो नॉन फाइनाइट वर्ब, अच्छा एक बात आती है कि अगर नॉन फाइनाइट वर्ब से जब कुछ होता ही नहीं, ये किसी से कोई मतलब ही नहीं रखता, फिर इसका यूजेज क्या है, क्यों हम पढ़ते हैं? तो भैया जब आप इंटरमीडिएट में पहुँचोगे और इंटरमीडिएट में पहुँचने के बाद में जब आप सिंथेसिस पढ़ोगे ना, तब वहाँ इसका बहुत सारा उपयोग है। जितने नॉन फाइनाइट वर्ब हैं सबका उपयोग होता है। अब वहाँ बताया जाएगा ये किस किस प्रकार से उपयोगी है। फिलहाल मैं आपको इतना ही बताऊंगा कि जितनी चीज़ें पढ़ाई जा रही है तो इसमें से कोई अनुपयोगी नहीं है, सभी उपयोगी हैं, सबका अपना अपना उपयोग है। तो नॉन फाइनाइट वर्ब का भी अपना उपयोग है, इसको आगे हम पढ़ेंगे भी कहाँ कहाँ इसका उपयोग है, किस प्रकार है। और सिंथेसिस मैं ही आपको पढ़ाऊंगा तो फिर मैं याद दिलाऊंगा कि हाँ मैंने आपको याद दिलाया था कि इस पर कितनी फोकस करनी है। यहाँ आप फोकस करे रहोगे तो वहाँ आपको पढ़ने में थोड़ी इजीनेस महसूस होगी। ठीक है, तो नोट एक है कि नॉन फाइनाइट वर्ब को डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों कहते हैं? क्योंकि ये होता तो एक है लेकिन अपने साथ क्या करता है,
दो पार्ट्स ऑफ स्पीच का काम कर रहा है, मतलब ये 2 in 1 होता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। बताया भी गया है क्योंकि ये 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच, अब वो 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते कौन कौन से हैं, या तो ये वर्ब नाउन का काम करेगा, वर्ब नाउन का कम्बिनेशन करेगा, या एडजेक्टिव एडवर्ब का कम्बिनेशन करेगा, मतलब इन्हीं चारों में से ये कम्बिनेशन अपना बनाते रहते हैं। ठीक, तो कभी कभी वर्ब नाउन का काम करने के कारण इनको वर्बल नाउन बोलते हैं, वर्ब एडजेक्टिव का काम करने के कारण इनको वर्बल एडजेक्टिव भी बोल देते हैं, तो ऐसे भी नाम इनके लिए सुझाए गए हैं। ठीक, तो अब क्लियर हो गया होगा कि नॉन फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं, ऐसी क्रिया जो बेखौफ हो, है ना, अपने तरीके से काम करती हो, जिस पर किसी का प्रभाव नहीं पड़ता हो, वो नॉन फाइनाइट वर्ब। अब इसके प्रकार की बात आती है, तो काइंड्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब, तो नॉन फाइनाइट वर्ब जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, पहला पार्टिसिपल, दूसरा इन्फिनिटिव, तीसरा जीरेंड। ठीक, अब इन तीनों में से हम पहला पढ़ने शुरुआत करेंगे, जिसका नाम पार्टिसिपल। अब पार्टिसिपल क्या होता है, ये कौन सा चीज है, यहाँ देख लो आप, बताया गया पार्टिसिपल क्रिया का वह रूप है, मतलब पार्टिसिपल क्रिया का एक रूप होता है। ठीक, जो वर्ब तथा एडजेक्टिव दोनों का कार्य करता है। अभी मैंने बोला था कि ये वर्ब या नाउन, वर्ब या एडजेक्टिव, वर्ब या एडवर्ब, ऐसा मतलब इन्हीं चारों के कॉम्बिनेशन में से काम करते रहते हैं, तो दोनों का कार्य करता है। इसे वर्बल एडजेक्टिव भी कहते हैं, दोनों का कार्य करता है, इसलिए इसका नाम क्या होता है, वर्बल एडजेक्टिव होता है। बताया गया क्योंकि यह आंशिक रूप से, आंशिक मतलब थोड़ा सा, ठीक, क्योंकि यह आंशिक रूप से वर्ब तथा आंशिक रूप से एडजेक्टिव होता है। एग्जाम्पल देख लो, सीइंग ए लायन शी केम बैक टू मी। सीइंग ए लायन, शेर को देखते ही, शी केम बैक टू मी, वह मेरे पास वापस आ गई। यहाँ वह का काम भी सी ने किया है और वापस आने का काम भी सी ने किया है, अर्थात ये जो सीइंग है वो सी के लिए दोनों का काम कर रहा है, वर्ब का और एडजेक्टिव का भी, इसलिए ये क्या है, वर्बल एडजेक्टिव। ठीक, चलिए, तो अब काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल, पार्टिसिपल के बारे में हम जान चुके, पार्टिसिपल के प्रकार जान चुके, तो अब काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल, तो पार्टिसिपल कितने प्रकार के होते हैं, तो पार्टिसिपल 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, इसमें कार्य का जारी रहना पाया जाता है, यह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़कर बनाई जाती है, यह नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। ठीक, अब यूज ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कहाँ है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग 2 प्रकार से किया जाता है, पहला एट्रीब्यूटिवली यूज, दूसरा प्रेडिकेटिवली यूज। अब यहाँ एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि वास्तव में ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज नहीं है, बल्कि पूरे पार्टिसिपल का यूज है। पूरा पार्टिसिपल, जितना पार्टिसिपल है, चाहे वो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो, पास्ट पार्टिसिपल हो या परफेक्ट पार्टिसिपल हो, तीनों में एट्रीब्यूटिवली यूज और प्रेडिकेटिवली यूज दोनों होते हैं। एट्रीब्यूटिवली यूज मतलब पूर्ववर्ती प्रयोग और प्रेडिकेटिवली यूज मतलब उत्तरवर्ती प्रयोग, अर्थात जिसको वो क्वालिफाई करता है उससे पहले आया है तो एट्रीब्यूटिवली यूज, जिसको क्वालिफाई कर रहा है अगर उसके बाद आया है तो प्रेडिकेटिवली यूज होता है। ठीक है, तो आगे जब भी मिलेगा, जैसे भी मान लो ये प्रेजेंट है, इसके बाद पास्ट आएगा, परफेक्ट आएगा, वहां मैं इसे नहीं लिखवाऊंगा, फिर भी आप जानना कि वहां भी इसका प्रयोग इसी प्रकार होता है, एट्रीब्यूटिवली यूज और प्रेडिकेटिवली यूज। तो यहाँ मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, एट्रीब्यूटिवली यूज जैसा भी मैंने बताया पूर्ववर्ती प्रयोग, तो जब यह विशेषित नाउन से पहले प्रयोग होता है, देखो पहले, पूर्ववर्ती मतलब पहले प्रयोग होता है, इसे एट्रीब्यूटिवली यूज कहते हैं। जैसे टेकिंग ऑफ हिज क्लॉथेज, ठीक, टेकिंग ऑफ हिज क्लॉथेज, अपने कपड़े उतार कर, ही जंप इनटू द रिवर, वह नदी में कूद गया। ठीक, तो यहाँ जिस नाउन को ये क्वालिफाई कर रहा है उससे पहले क्या हुआ है, आया है, तो ये कौन सा यूज हो गया, एट्रीब्यूटिवली यूज। ठीक, तो इसे नोट कर लो, फिर प्रेडिकेटिवली यूज बताता हूँ। चलिए, तो प्रेडिकेटिवली यूज, अगला जो यूज है वो कौन सा है, प्रेडिकेटिवली यूज,
और अभी भी मैंने बताया प्रेडिकेटिवली यूज मतलब उत्तरवर्ती प्रयोग, अर्थात जब यह विशेषित नाउन के बाद प्रयोग हुआ हो, मतलब जब इसका संबंध ऑब्जेक्ट से हो तो इसे प्रेडिकेटिवली यूज कहते हैं। एग्जाम्पल, शी कॉल्ड द गर्ल, उसने लड़की को बुलाया, कैरिंग ए बास्केट, जो क्या कर रही थी, एक टोकरी ले जा रही थी। तो अभी यहाँ देख लो ये बीच में है, ऑब्जेक्ट में है, ठीक। तो ये क्या हो गया, प्रेडिकेटिवली यूज हुआ, ठीक। अगला है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल क्या करता है, पास्ट पार्टिसिपल पूर्ण कार्य को दर्शाता है, यह वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। एग्जाम्पल, दिस इज ए ब्रोकन कप। तो इसका भी यूज दोनों प्रकार से होता है, एट्रीब्यूटिवली और प्रेडिकेटिवली। तो इसलिए दोनों एग्जाम्पल लिख दिया हूँ। दिस इज ए ब्रोकन कप, यह एक टूटा हुआ कप है। तो देखो ब्रोकन कप से पहले आया है, इसका मतलब ये एट्रीब्यूटिवली यूज है। यहाँ आई सॉ ए फॉलन ट्री, मैंने एक गिरे हुए पेड़ को देखा, ठीक है। तो दिस इज ए ब्रोकन कप, आई सॉ ए फॉलन ट्री, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आपने देख लिया। और यहाँ दोनों प्रयोग एट्रीब्यूटिवली ही है, तो इसमें भी आप जानो कि दो प्रेडिकेटिवली भी यूज भी इसका होता है, ठीक। अगला परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, जब एक कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका हो तथा इसके बाद दूसरा कार्य हो तो पहले वाले वर्ब को परफेक्ट पार्टिसिपल में बदल देते हैं, ठीक। इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले हैविंग बीन का प्रयोग किया जाता है। अगर वाक्य पैसिव वॉइस में हो तो हैविंग बीन का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल है, हैविंग स्पेंट ऑल हिज मनी ही डिसाइडेड टू गो होम। दूसरा, द थीप हैविंग बीन कॉट द पुलिस सेंट हिम द जेल। तो एक पैसिव का है और एक साधारण है। मतलब परफेक्ट पार्टिसिपल भी एक तरीके से क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल की तरह ही थर्ड फॉर्म से बनता है, बट दोनों पहचान क्या होगी कि उसमें केवल थर्ड फॉर्म होती है, इसमें थर्ड फॉर्म से पहले हैविंग होगा। और दूसरा चीज़ क्या होता है कि वहाँ जो है वहाँ ये नहीं होगा, यहाँ एक कार्य जैसे समाप्त होगा दूसरा तुरंत स्टार्ट हो जाएगा। उसमें भी दो कार्य होगा एक के बाद एक, लेकिन वहाँ क्या होगा, दोनों कार्यों में समय लगेगा, लेकिन यहाँ दोनों कार्यों के बीच कोई समय नहीं लगेगा, ठीक है। तो नोट कर लो।